मधुबन राज्य के देवगढ़ गांव में भीखन नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी गौरी और अपनी बेटी मंजरी के साथ रहा करता था। भीखन अपने हथौड़े से लोहे को लगातार पीटे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंजरी वहां पहुंची। पिताजी, माँ बुरी तरह से कराह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो बेटी? चलो चल कर देखते हैं। भीखन ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी गौरी के पास पहुंचा। गौरी, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो गौरी, तुम चिंता मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ पर बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में वैद्य वहाँ पर आ गया। हाँ, आइए 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 वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो भीखन, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, बताइए। देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है भीखन, इसीलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूँ। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो फिर तो तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुबन राज्य की बड़ी वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हाँ, याद रखना भीखन, वहां पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। ये सुनकर भीखन गहरी चिंता में पड़ गया। कुछ देर बाद वैद्य भीखन की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मंजरी और वैद्य घने जंगल में पहुँचे। बेटा मंजरी, जा बेटा, वहाँ चट्टान पर जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। मुझे लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहाँ से ज्यादा आगे मत जाना बेटा, है ना? जंगल खतरनाक है। आराम से बैठी रहना, ठीक है? ठीक है, मैं यहीं बैठी रहूंगी। वैद्य जड़ी बूटी ढूंढने के लिए घने जंगल की ओर निकल गया। मंजरी कुछ देर तक चट्टान पर बैठी रही, परंतु थोड़ी देर बाद वो इधर उधर टहलने लगी। अचानक मंजरी की नजर दूर एक विचित्र गुफा पर पड़ी। ये तो बड़ी ही विचित्र गुफा मालूम पड़ रही है। मंजरी उत्सुकता से उस गुफा की ओर बढ़ गई। उधर दूसरी ओर राजा रतन सिंह अपने सेनापति के साथ घने जंगल से गुजरते हुए उसी गुफा के पास पहुंचा। दोनों घोड़ों से उतरे। सेनापति के घोड़े पर एक बड़ा ही कीमती बक्सा रखा था, जिसे उसने नीचे उतारा। यही वो गुफा है सेनापति, जिसके बारे में तुमने हमें बताया था। हाँ महाराज, यही वो गुफा है। यहाँ पर यह खजाना सुरक्षित रहेगा। इस गुफा के अंदर डर की वजह से कोई भी नहीं आता। इस गुफा के बारे में बरसों से बड़ी ही विचित्र अफवाहें राज्य में फैली हुई हैं। परंतु मेरा एक सवाल है महाराज। बताओ, कैसा सवाल? महाराज, आपने अपने सारे कीमती गहने दूसरे देश भिजवा दिए और उसके बदले ये कीमती हीरे, मोती और नीलम ले लिए, जो कि इस संदूक के अंदर है। मेरा मतलब ये कि आपने ऐसा क्यों किया महाराज? सेनापति, इस संदूक के अंदर बेशकीमती हीरे, मोती और नीलम रखे हुए हैं। इनकी कीमत इतनी है कि इनसे एक राज्य आराम से चलाया जा सकता है। तुम मेरे वफादार सेनापति हो, इसीलिए हम तुम्हें सच्चाई बताते हैं। तुम्हें हमारे राज्य का वो मंत्री याद है ना, जिसने विद्रोह किया था? हाँ, क्या आप मंत्री जगन्नाथ की बात कर रहे हैं महाराज? बिल्कुल वही। लेकिन आपने तो उसे राज्य से निष्कासित कर दिया था
और अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन अब महल में कोई गद्दार है जो शायद उस मंत्री से मिला हुआ है। बात यह है कि कुछ समय से राज भंडार से खजाना धीरे धीरे चोरी हो रहा था, इसीलिए मैंने सारा खजाना दूसरे देश भिजवाकर उसके बदले ये कीमती रत्न खरीद लिए। जब तक मुझे महल के उस गद्दार का पता नहीं लग जाता, तब तक मैं चाहता हूं कि यह खजाना सुरक्षित रहे। ओ, अब मुझे समझ में आया महाराज। चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं। आइए आइए। राजा रतन सिंह और सेनापति गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद राजा रतन सिंह और सेनापति गुफा के अंदर खड़े थे। जैसे ही राजा रतन सिंह ने वो बक्सा गुफा की धरती पर रखा, अगले ही पल गुफा पूरी तरह हिलने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ गया हो। अरे अरे ये बाप रे, संभालो संभालो अपने आप को, ये क्या हो रहा है सेनापति? महाराज पता नहीं, मुझे लगता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुफा की छत टूटकर हमारे ऊपर ही गिर जाए। आइए जल्दी आइए, चलिए चलिए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक द्वार वहां प्रकट हुआ और खजाना उसके अंदर बंद हो गया। हाँ, ये क्या हो गया सेनापति? यहाँ पर ये द्वार कैसे प्रकट हो गया? अरे बाप रे बाप, देखो ये तो बड़ा ही विचित्र द्वार लग रहा है। ये क्या चक्कर है? महाराज किसी भी तरह से हमें बाहर निकलना चाहिए। चलिए आइए। राजा रतन सिंह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी रंग बिरंगी किरणों से दूसरा द्वार प्रकट हुआ। सेनापति, दो द्वार प्रकट हो गए। आखिरकार ये हो क्या रहा है? महाराज संभालिए, अभी भी गुफा हिल रही है। हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। चलिए महाराज, आइए आइए आइए, जल्दी चलिए, भागिए। जैसे ही वो बाहर आए, रंग बिरंगी किरणों से गुफा का तीसरा मुख्य द्वार प्रकट हो गया और गुफा पूरी तरह बंद हो गई। राजा रतन सिंह आश्चर्य में पड़ गया और उसने गुफा के आखिरी द्वार को गहराई से देखा। द्वार पर बड़ा ही विचित्र ताला लगा था, जिस पर सूर्य का निशान बना हुआ था। हाँ, सेनापति, जब पहला द्वार प्रकट हुआ तब हमने देखा कि उसके ताले पर एक बड़ा विचित्र कमल का चिन्ह बना हुआ था, और जब दूसरा द्वार प्रकट हुआ तो त्रिशूल का चिन्ह बना था, और अब तीसरे द्वार पर सूर्य का चिन्ह बना है। ये तो बड़े ही विचित्र चिन्ह हैं। अब हम इन द्वारों को खोलेंगे कैसे? अब महाराज, वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये खजाना तो सुरक्षित हो गया है ना। हमें जब खजाना वापस लेना होगा तब हम इसे खोलने का प्रयास करेंगे। अभी तो खजाने का सुरक्षित रहना ही आवश्यक है। चलिए महाराज, अब महल चला जाए। चलिए। कुछ देर बाद वो दोनों महल की ओर लौट गए। ये वो नहीं जान पाए कि दूर से भीखन की बेटी मंजरी ये सब बड़ी ही गहरी नजर से देख रही थी। मंजरी तुरंत दौड़ी हुई उस चट्टान पर चली आई जहां वो पहले बैठी थी। कुछ देर बाद वैद और मंजरी गांव की ओर लौट आए। घर पर भीखन बेसब्री से वैद का इंतजार कर रहा था। वैद को खाली हाथ देखकर भीखन चौंक गया। वैद्य जी, आपके हाथ में वो जड़ी बूटी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है वो? माफ करना भीखन, वो जड़ी बूटी अभी जंगल में नहीं उगी है। अब तुम्हें वो जड़ी बूटी मधुवन के औषधालय से ही खरीद कर लानी होगी, तभी तुम्हारी पत्नी की बीमारी सही हो सकती है। ये सुनकर भीखन सिर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन गौरी ने भीखन से कहा, अब आप क्या करेंगे? हाँ गौरी, अब क्या कहूँ। लगता है कि मुझे मधुवन जाकर ही काम करना होगा। अब गांव में मैं 10 चांदी के सिक्के जीवन भर काम करूं तो भी नहीं कमा सकता। राज्य में ही मेहनत करनी होगी। मैं आज ही राज्य की ओर रवाना हो जाऊंगा और तभी लौटूंगा जब मेरे हाथ में वो जड़ी बूटी होगी। भीखन हथौड़ा
और अन्य सामान लेकर घर से बाहर निकला कि तभी उसकी बेटी मंजरी आ पहुंची। पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ बेटा, बताओ। मंजरी ने सारी घटना बताई। ओ, ये राजमहल की बातें हैं बेटा। राजमहल तक ही सीमित रहें तो अच्छा है। बेटा, तुमने जो देखा उसे भूल जाओ और गांव में किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, है ना बेटा? भीखन मधुबन राज्य की ओर रवाना हुआ। भीखन जंगल के आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि उसके कानों में घोड़े की टापों की आवाज आई। वो चौंक गया। कुछ ही देर में 3 घोड़े उसके पास आकर रुके। उन घोड़ों पर 3 नकाबपोश डाकू सवार थे। वो घोड़े से उतरे। डाकू सरदार ने अपना नकाब खोल दिया और भीखन उसे देखकर चौंक गया। हाँ, अरे कौन हो तुम? हम डाकू हैं, डाकू। तू कौन है और कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं एक लोहार हूँ और मैं मधुबन राज्य में लोहार का काम करने जा रहा हूँ। नकाबपोश अपने साथियों की ओर देखकर बोला। साथियों, हमारा काम तो आसान हो गया। ये तो लोहार है। हाँ सरदार, उस गुफा के द्वार की चाबी ये बना सकता है। हाँ। कौन सी चाबी? बताएंगे बताएंगे, तुझे सब कुछ जरूर बताएंगे, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। चलो। रुकिए, देखिए, मेरी पत्नी बीमार है। मुझे उसके लिए जड़ी बूटी लाना है। देखिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं 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 नहीं, जब तक तू हमारा काम नहीं करेगा, हम तुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे। और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार देंगे, समझा? भीखन डर गया और नकाबपोश के साथ चल पड़ा। वो तीनों नकाबपोश भीखन को उस रहस्यमयी गुफा के पास ले गए। गुफा को देखकर भीखन चौंक गया और उसे अपनी बेटी मंजरी की बात याद आ गई। देख, इस गुफा के विचित्र तालों को देख। इसमें सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। अंदर एक और द्वार है जिस पर कमल का चिन्ह बना हुआ है, और उसके अंदर तीसरा द्वार है, उसमें भी ताला लगा है और उस पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। इसीलिए तुझे इन सब प्रतीकों को समझकर इनकी चाबी तैयार करनी है, समझा? क्या? लेकिन ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इस द्वार के अंदर 2 और द्वार हैं? बकवास मत कर, ज्यादा दिमाग मत चला और इसकी चाबी बनाने का इंतजाम कर। तेरे पास सारे औजार भी हैं, जल्दी कर। देख क्या रहा है, जल्दी कर, नहीं तुझे मार डालूंगा मैं। जल्दी कर। भीखन के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने ताले को बहुत गौर से देखा और चाबी बनाना प्रारंभ कर दिया। सुबह से लेकर शाम हो गई और भीखन थककर चूर हो गया। रात में एक और घोड़ा वहां आया। उस पर एक नकाबपोश स्त्री सवार थी। कुछ देर बाद वो घोड़े से उतरकर नकाबपोश डाकू सरदार के पास आकर खड़ी हो गई। भीखन चाबी बनाते हुए उन दोनों की बातचीत ध्यान से सुनने लगा। क्या चाबी बन गई? चिंता मत कीजिए, ये जो लोहार सामने देख रही हैं, ये शक्ल से ही बड़ा कुशल लोहार मालूम पड़ता है। मैंने इसे बता दिया है कि इस द्वार के अंदर 2 द्वार और हैं, जिन पर कमल और त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। ये चाबी बना रहा है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो हम यही समझते कि बस गुफा के मुख्य द्वार पर ही ताला लगा है, अंदर कोई द्वार है ही नहीं। कैसे नहीं बताती, आखिर मुझे भी शासन करना है। अरे, ये चौथा नकाबपोश, अरे ये तो स्त्री है। अरे, जो इन सब के साथ में मिली हुई है। ओ, मुझे किसी भी तरह से शक नहीं होने देना है कि मैं नकाबपोश सरदार को पहचान गया हूँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसे पहचान गया हूँ तो वो मुझे मार देगा और जाने नहीं देगा। हाँ। कुछ देर बाद
चौथी नकाबपोश घोड़े पर बैठी और वहां से चली गई। अगले दिन तीनों चाबी बनाकर तैयार कर ली। अरे वाह 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 वाह, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। जा, तू जा सकता है, और हाँ, अपने गांव वापस लौट जा। भीखन चुपचाप अपने गांव की ओर रवाना हो गया। नकाबपोश डाकू सरदार अपने दोनों साथियों की ओर देखकर बोला, सुनो, पहले चाबी का इस्तेमाल तुम करोगे, द्वार खोलो। दूसरे नकाबपोश ने चाबी उठाई थी और पहले द्वार के ताले में डाल दी। काफी देर तक चाबी घुमाने के बाद अचानक वो द्वार खुल गया। हाँ, वाकई ये लोहार तो बड़ा कुशल लोहार निकला। उसने सच में सही चाबी बना कर दे दी। मगर अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो दूसरा नकाबपोश जिसने द्वार खोला था पत्थर में बदल गया। ये देखकर तीसरा नकाबपोश डर गया। अरे ये क्या, ये तो पत्थर का बन गया। हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन द्वार तो खुल गया। चल अंदर चल। दूसरा नकाबपोश डरते हुए भी डाकू सरदार के साथ अंदर गया। वहाँ एक और द्वार था। चल जल्दी से अब इसका ताला खोल। दूसरे नकाबपोश ने चाबी को ताले में डाला और उसे घुमाने लगा। कुछ देर बाद वो द्वार भी खुल गया, मगर अगले ही पल वो भी पत्थर का बन गया। ये देखकर डाकू सरदार बुरी तरह डर गया। हे भगवान, ये क्या, ये भी पत्थर का बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा द्वार मैं खोलूं और मैं भी पत्थर का बन जाऊं। जरूर ये कोई विचित्र रहस्य है। मुझे गुफा के बाहर जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अचानक गुफा हिलने लगी और द्वार अपने आप बंद होने लगे। डाकू सरदार डरकर बाहर आ गया, पर जैसे ही वो बाहर आया सारे द्वार पहले की तरह बंद हो गए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और वो भी पत्थर में बदल गया। इधर दूसरी ओर भीखन नाराज होकर अपने घर लौट आया। घर पर उसकी पत्नी भीखन की हालत देखकर चौंक गई। क्या हुआ? भीखन ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। मुझे उन डाकुओं ने मधुबन राज्य जाने ही नहीं दिया गौरी। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी वो वैद्य आ गया। हाँ, क्या हुआ भीखन? अरे भाई, क्या तुम मधुबन राज्य के औषधीय व्यापारी से जड़ी बूटी लेकर आ गए क्या? नहीं वैद्य जी, नहीं ला पाया मैं। हाँ 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 हाँ, देखो भीखन, मुझे याद आ गया। अरे अच्छा हुआ कि तुम मधुबन राज्य से वो जड़ी बूटी खरीद कर नहीं आए। क्या 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 मतलब? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी पत्नी को जो दुर्लभ बीमारी है, वो बीमारी केवल जादुई जड़ी बूटी खाने से ही सही हो सकती है। बुढ़ापा है, इसीलिए मुझे भूलने की आदत हो गई है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। सुनो, यहां से बहुत दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक साधु महाराज का वास है। वो जड़ी बूटी केवल उन्हीं साधु महाराज के पास मिलती है। तुम्हें अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साधु महाराज के पास ले जाना होगा और उन्हें मनाना होगा। हो, ठीक है वैद्य जी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज ही अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस पहाड़ी की ओर रवाना हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। वैद्य वहां से चला गया। कुछ देर बाद भीखन ने एक बैलगाड़ी का इंतजाम किया और अपनी पत्नी व बेटी को उसमें बैठाकर पहाड़ी की ओर रवाना हो गया। इधर दूसरी ओर राजा रतन सिंह बगीचे में बैठा हुआ सेब खा रहा था कि अचानक ही वो जोर जोर से खांसने लगा और महल की तरफ इशारा करके उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ देर बाद राजा रतन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात के समय सेनापति चिंतित अवस्था में महल के गलियारे में टहल रहा था। कुछ देर बाद वो रानी राजेश्वरी के कक्ष में जा पहुंचा।
महारानी, महाराज जरूर किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। महाराज के जाने के बाद ये राज्य अनाथ हो गया है। इस राज्य को एक नए शासक की आवश्यकता है। महारानी, आप शासन की बागडोर संभालिए, हम आपके साथ हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेनापति? कुछ समय पहले ही मेरे पति का देहांत हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं शासन की बागडोर संभाल लूं? मजबूरी है महारानी। अगर आपने अब शासन नहीं संभाला तो राज्य बिखर जाएगा और पड़ोसी राज्यों में बहुत बुरा संकेत जाएगा। आप समझिए। राजेश्वरी ने गहरी सोच के बाद अनिच्छा से हामी भर दी। अगले दिन राजेश्वरी को मधुबन राज्य की रानी घोषित कर दिया गया और शासन की बागडोर उसके हाथों में आ गई। सेनापति, शासन की बागडोर तो मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारा राजकोष खाली है, हम राज्य कैसे चलाएंगे? सेनापति गहरी सोच में डूब गया। महारानी, मैं जानता हूं कि महाराज ने अपना खजाना कहां रखा था। आप चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित है। इतना कहकर सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर उस गुफा की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के बाहर पहुंचा, वो दृश्य देखकर चौंक गया। गुफा के बाहर एक व्यक्ति पत्थर बना हुआ था। ओ, ये तो मंत्री जगन्नाथ है और ये इसका दूसरा साथी है। पर ये पत्थर के कैसे बन गए? और अच्छा, तो फिर तो इसके और भी साथी जरूर होंगे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई चाबियों पर पड़ी। सेनापति ने उन चाबियों को उठा लिया। तो इसका मतलब मंत्री जगन्नाथ को इस बात की खबर थी कि महाराज ने यह खजाना इस गुफा के अंदर रखा था। लेकिन उसे इतनी गुप्त सूचना मिली कहां से? क्योंकि इस रहस्य को तो केवल मैं और महाराज ही जानते थे। और अगर मंत्री जगन्नाथ पत्थर का बन चुका है तो फिर महाराज की हत्या किसने की? जरूर ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सेनापति के मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा महल की ओर रवाना हुआ। इधर दूसरी ओर भीखन अपने परिवार को लेकर पहाड़ी पर बने घने जंगल के सामने एक कुटिया के पास पहुंचा। क्या यही वो कुटिया है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था? हाँ, लग तो यही रहा है गौरी। तभी कुटिया से एक साधु बाहर निकला और भीखन को देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ। हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा साधु महाराज। साधु भीखन को घूरने लगा। क्षमा कीजिएगा साधु महाराज, मैं भूल गया था कि आप अंतर्यामी भी हैं। मुझे पता है कि तुम जड़ी बूटी लेने के लिए आए हो। ये जड़ी बूटी तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक कर सकती है, परंतु इसके लिए मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। इन 3 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने होंगे। क्या मतलब? अगर कोई वस्तु आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। अगर तुम प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी जड़ी बूटी तुम्हें मिलेगी। अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर भी गलत हुआ तो तुम्हें जड़ी बूटी कभी नहीं मिलेगी और अपनी पत्नी को भी खो दोगे। ठीक है साधु महाराज, मैं तैयार हूँ। तो बताओ, पहला प्रश्न है सूर्य का रहस्य। अगर तेरा सत्य तुझे प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा कर दे तो क्या तू उसे अपनाएगा? हाँ, क्योंकि सत्य ही वो प्रकाश है जिससे प्रेम सच्चा बनता है। साधु के माथे पर सूर्य का चिन्ह चमक गया। दूसरा प्रश्न, कमल का रहस्य। क्या तू उस व्यक्ति को क्षमा करेगा जिसने तुझे अपमानित किया? अगर माँ ने सिखाया है कि दया ही धर्म है तो हाँ। तीसरा प्रश्न, त्रिशूल का रहस्य। अगर तुझसे कहा जाए कि तू एक साधारण लोहार से राजा बन जाए पर फिर भी
साधारण जीवन ना जी सके तो क्या तू स्वीकार करेगा? अगर राज्य को न्याय चाहिए तो ठीक है, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा साधु महाराज, त्याग दूंगा। भीखन के ये कहते ही साधु के हाथ में रंग बिरंगी किरणों के बीच एक जड़ी बूटी प्रकट हो गई। ये लो, इस जड़ी बूटी से तुम अपनी पत्नी को स्वस्थ कर सकते हो। तुमने तीनों सवालों के उत्तर सही दिए हैं, इसीलिए अब तुम इस जड़ी बूटी से उस गुफा के विचित्र तालों को भी खोल सकते हो जिसे तीनों मूर्ख नहीं खोल पाए और अपनी मूर्खता की वजह से पत्थर बन गए। साधु महाराज, क्या आप उस गुफा के बारे में भी जानते हैं? भीखन, ये नियति तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। यूं समझ लो कि तुम कुछ समय बाद इस राज्य के राजा होगे। क्या मतलब? जब तुम्हें डाकुओं ने पकड़ा था तब वहां चौथी नकाबपोश भी आई थी, और जहां तक मैं जानता हूं तुम उस नकाबपोश को पहचान गए थे, परंतु तुमने अपनी बुद्धिमानी से उसे जाहिर नहीं होने दिया। सही कहा ना मैंने भीखन? हाँ साधु महाराज, वो नकाबपोश इस राज्य का मंत्री था, मंत्री जगन्नाथ, जिसे विद्रोह करने के आरोप में राजा रतन सिंह ने अपमानित करके राज्य से निकाल दिया था। हाँ, और अब सोचो कि चौथी नकाबपोश कौन थी? वही असली गद्दार है, क्योंकि गुफा में रखे खजाने का रहस्य राजा रतन सिंह और सेनापति ही जानता था, और सेनापति गद्दार नहीं है। फिर मंत्री जगन्नाथ को उस रहस्य के बारे में कैसे पता चला? भीखन गहरी सोच में डूब गया और अचानक उसके दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। हाँ, अब मैं समझा साधु महाराज। मनुष्य या तो अपना रहस्य अपनी माँ को बताता है या फिर अपनी पत्नी को। तुम सत्य तक पहुंच गए हो। यही बुद्धिमानी तुम्हें राजा बनाएगी। हाँ, राजा रतन सिंह भी अब नहीं रहे। कुछ समय बाद राज्य में एक ऐलान होगा। कैसा ऐलान? जो गुफा के द्वार खोलेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। वो गुफा तुम ही खोल सकते हो, जड़ी बूटी के द्वारा। और ऐलान सुनने के बाद महल जाना। शर्त रखना कि तुम खजाने को निकाल लोगे और तुम्हें इसके बदले राज्य का शासन चाहिए। सेनापति जरूर स्वीकार करेगा और तुम्हें असली दोषी को सजा दिलवानी होगी। जाओ बच्चे, जाओ, अब तुम जा सकते हो, जाओ। भीखन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर लौटा और जड़ी बूटी अपनी पत्नी को खिलाई। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। इधर सेनापति काफी प्रयत्न करता रहा, लेकिन गुफा का द्वार नहीं खुला। अंत में राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी गुफा का द्वार खोलेगा उसे खजाने का अहम हिस्सा पुरस्कार में दिया जाएगा। साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था। समय आ गया है अब वो करने का जिसका आदेश साधु महाराज ने मुझे दिया था। भीखन कुछ देर बाद राजमहल पहुंचा। राजमहल में रानी राजेश्वरी सिंहासन पर बैठी थी और सेनापति खड़ा था। मैं उस गुफा के द्वार को खोलकर उस खजाने को ला सकता हूँ। हमने बड़े बड़े सूरमाओं को बुलवाया, लेकिन कोई भी गुफा का पहला द्वार तक खोलने में सफल नहीं हो पाया और डर की वजह से भाग खड़ा हुआ। ये बात जानते हो ना तुम? हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं उस गुफा के द्वार को खोल दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मैं उस गुफा के तीनों द्वारों को खोलने में सफल हो गया तो फिर आपको मुझे इस राज्य का राजा बनाना पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं जानता हूं कि इस राज्य को चलाने के लिए राजकोष में धन बिल्कुल नहीं है। जो गुफा के तीनों द्वार को खोलकर खजाना लेकर आएगा वही राज्य चलाएगा।
हमें तुम्हारी ये शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठहरिए ठहरिए, रुकिए महारानी, मेरी बात तो सुनिए। महारानी, इस लोहार को गुफा के द्वार खोलने दीजिए। मुझे विश्वास है कि यह भी द्वार खोल नहीं सकता। इसकी शर्त मानने से भी इसकी शर्त पूरी नहीं होने वाली। आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद सेनापति, रानी राजेश्वरी और भीखन गुफा के बाहर खड़े थे। भीखन ने बड़ी ही फुर्ती से एक चाबी उस जड़ी बूटी के साथ बांध दी। भीखन ने पहले द्वार के ताले में चाबी घुमाई। कुछ देर बाद द्वार खुल गया। सैनिक आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक और रानी राजेश्वरी अंदर चले गए। अंदर एक और पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। महारानी, ये तो मंत्री जगन्नाथ का तीसरा साथी है। भीखन ने इसी तरह दूसरे और तीसरे द्वार को खोला और उस बक्से को बाहर निकालकर गुफा से बाहर ले आया। हाँ, आखिर ये तुमने कैसे किया? सेनापति, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात? आप सोचिए, महाराज ने इस बक्से को गुफा के अंदर रखा था और तीनों द्वारों के बारे में केवल आप और महाराज जानते थे। फिर ये बात मंत्री जगन्नाथ को कैसे पता चली? हाँ, यही तो हम भी सोच रहे थे। वो बात मंत्री जगन्नाथ को किसी और ने नहीं बल्कि रानी राजेश्वरी ने बताई है। और तो और इसलिए मैंने मंत्री जगन्नाथ को अपने साथ ले लिया। लेकिन मंत्री जगन्नाथ का भांडा फूट गया और महाराज ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। जब खजाना गुफा में रखा गया, महाराज ने रात को मुझे सारी बात बताई। मैंने तुरंत मंत्री जगन्नाथ को ये सारी बात बता दी और उसे कहा कि गुफा के द्वार खोलकर खजाना निकाल लेना। परंतु मुझे नहीं पता था कि वो मायावी गुफा है। इस मायावी गुफा की वजह से मंत्री जगन्नाथ और उसके साथी पत्थर के बन गए। ये सुनकर सेनापति भीखन की ओर देखकर बोला, तुम्हारी वजह से यह षड्यंत्र खुलकर सामने आया। तुम्हारी वजह से खजाना राज्य को दोबारा प्राप्त हुआ और मैं तुम्हें इस राज्य का अगला राजा घोषित करता हूं। अब तुम ही न्याय करोगे कि इस धोखेबाज रानी के साथ क्या किया जाए। कुछ देर बाद भीखन राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठा और रानी राजेश्वरी बंदी बनकर उसके सामने खड़ी थी। तुमने घोर पाप किया है रानी, माफ करना। अब तुम रानी नहीं रही, अब तुम सिर्फ राजेश्वरी हो। तो तुमने घोर पाप किया है राजेश्वरी, और इसकी सजा ये होगी कि तुम सैनिकों ले जाओ इसे। कुछ ही देर में रानी राजेश्वरी को घसीटते हुए कारागार में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद भीखन ने अपने परिवार को भी महल में बुला लिया। इस तरह एक गरीब लोहार राजा बन गया।